नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी पाकिस्तान पर भारत के सख्त एक्शन की, किसान नेता के अपमान पर घिरी बीजेपी की, देखेंगे बिहार में विधानसभा भंग की अटकलों के बीच क्यों सक्रिय हुआ चुनाव आयोग, तेजस्वी ने पीएम मोदी को क्यों लिखी चिट्ठी, जानेंगे गोधरा हादसे को लेकर क्यों भड़का गुजरात हाईकोर्ट, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले पहलगाम हमले में लोकल सपोर्ट था, सवाल यह है कि आतंकी वहां कैसे आए। महबूबा मुफ्ती बोली ये बयान कश्मीरियों के लिए बनेगा खतरा। संजौली मस्जिद को गिराने के आदेश, जमीन के कागज नहीं दे पाया वक्फ बोर्ड, कमेटी के पास एनओसी भी नहीं, शिमला निगम ने बताया अवैध। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन, विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग। 4 मई को बिहार महागठबंधन की बड़ी बैठक, कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे और सीएम फेस समेत तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार किए हुए है, एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारत ने पाकिस्तान को होने वाले सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। इस लड़ाई में अब भारत को एक और देश का समर्थन मिल गया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक सख्त एक्शन लिए जा रहे हैं और अब भारत ने पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यानी अब तीसरे देश की मदद से भी पाकिस्तान भारतीय सामान को हासिल नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ डॉक और पार्सल सेवा को भी रोक दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के झंडे लगा कोई भी समुद्री जहाज भारत के किसी भी बंदरगाह पर नहीं आ पाएगा। भारत ने भी अपने जहाजों को पाकिस्तान के बंदरगाह पर जाने से रोक दिया है। इस बीच हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंकाल्वेस लोरेंको से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हम हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेंगे, उनका पता लगाएंगे और उन्हें दंडित करेंगे। हम उन्हें धरती के अंत तक खदेड़ेंगे। आपको बता दें कि 38 साल बाद अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है और अंगोला ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। भारत के सख्त रुख के बाद अब पाकिस्तान खौफ में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से पहलगाम हमले की निंदा तक नहीं की गई है। लेकिन भारतीय कार्यवाही के डर से पाकिस्तान यूएन में जरूर पहुंच गया है। जबकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर सिंधु नदी पर भारत डैम बनाएगा तो ये युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान डरा हुआ दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ वो खुद को युद्ध के लिए तैयार भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं के बयान ही बता रहे हैं कि लड़ाई हुई तो पाकिस्तान भारत का सामना नहीं कर पाएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार वो पाकिस्तान को माफ नहीं करेगा, सख्त एक्शन होगा। आतंकी हमलों के खिलाफ भारत की जनता में काफी आक्रोश है। यूपी के मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली हुई, लेकिन वहां नया बवाल खड़ा हो गया। रैली में भीड़ ने किसान नेता राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की कर दी। टिकैत ने इसके लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार बताया, जिसके बाद किसानों ने आपातकालीन महापंचायत बुला ली। तो क्या कुछ हुआ इस महापंचायत में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की की घटना को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। इस घटना से किसान काफी नाराज हो गए, जिसके विरोध में बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आपातकालीन महापंचायत बुलाई। इसमें हजारों किसान और जाट समुदाय के लोग शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत के साथ हुई बदसलूकी के मामले को जोरदार तरीके से उठाया गया। महापंचायत में टिकैत की सुरक्षा की मांग उठी और उन्हें मंच पर पगड़ी बांधी गई। राकेश टिकैत ने इसे प्री प्लान साजिश करार दिया और किसान एकता को तोड़ने की कोशिश बताया। महापंचायत में किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुटता दिखाई और आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान कैराना से सपा सांसद इकरा हसन, सरधना विधायक समेत कई नेता और संगठन मौजूद रहे। इस बीच मंच पर मौजूद राकेश टिकैत की गर्मी की वजह से हालत बिगड़ गई, लेकिन वो अस्पताल नहीं गए। इस दौरान भाकियू सुप्रीमो नरेश टिकैत ने कहा कि शेर के मुंह में हाथ दे दिया, हम अपनी तरफ से कोई मुकदमा नहीं लिखवा रहे हैं, पर प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ अपने स्तर पर कार्रवाई करे। भविष्य में अगर इस तरह की हरकत होगी तो किसी कीमत पर माफ नहीं की जाएगी। इतिहास पर दाग लगाना नहीं चाहते, वरना जवाब देने में सक्षम है। तो वहीं सपा सांसद इकरा हसन ने कहा कि राकेश टिकैत पर हमला करने वाले भी आतंकवादियों से कम नहीं है,
ये घटना बेहद निंदनीय है। पहलगांव में जो हुआ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। राकेश टिकैत ने अपने लिए काम नहीं किया बल्कि दूसरों के हक की लड़ाई लड़ी है। किसानों ने ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की तो एक्शन में चुनाव आयोग भी नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की घटनाओं और वक्फ बोर्ड विवाद को लेकर कयास लग रहे हैं कि बिहार में जल्दी ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अहम बैठक भी बुलाई गई और ईवीएम जांच की शुरुआत भी हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा को कभी भी भंग किए जाने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर की हालिया घटनाओं और वक्फ कानून को लेकर चल रहे विरोध के बीच ये कयास लगाया जा रहा है कि राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस बीच चुनाव आयोग और बिहार प्रशासन ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। हाल ही में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में चुनावी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में 2016 संवेदनशील स्थलों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए आवास व्यवस्था और मोबाइल नेटवर्क से वंचित क्षेत्रों में सैटेलाइट फोन जैसी वैकल्पिक तकनीकों का इंतजाम करने का निर्देश दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग को रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति, 3 वर्ष से अधिक समय से एक जिले में तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण, दिव्यांगजनों और निर्वाचन कर्मियों के लिए चिकित्सा सुविधा, आपातकालीन उपचार और व्हीलचेयर की व्यवस्था करने को कहा गया। इसके अलावा मतदाता जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में डीजीपी विनय कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल सहित सभी संबंधित विभागों के प्रधान सचिव और विशेष पुलिस नोडल अधिकारी मौजूद थे। उधर निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार से राज्य के 13 जिलों में ईवीएम मशीनों की प्रथम स्तर की जांच शुरू कर दी है। ये प्रक्रिया 30 जून तक 38 जिलों में पूरी होगी। इसके लिए जिलों में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। चुनाव आयोग की ये सक्रियता और प्रशासनिक तैयारियां संकेत दे रही हैं कि बिहार में जल्द ही चुनावी माहौल बन सकता है। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और चुनाव से पहले जातिगत जनगणना को मोदी सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। बयानबाजी के सिलसिलों के बीच अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर सरकार को कई अहम सुझाव दिए हैं। तो क्या कुछ लिखा तेजस्वी ने अपनी चिट्ठी में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जाति जनगणना को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज है। सभी राजनीतिक दल सरकार के इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसका क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई है। खास तौर पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। इस बीच आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस पत्र में सरकार के इस फैसले की सराहना की है। साथ ही ये भी कहा कि सालों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने इस जातिगत जनगणना का विरोध किया है। बिहार जाति सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हमारी इस पहल में भी आपकी पार्टी ने, केंद्र सरकार ने, सभी ने बाधा डालने की कोशिश की थी, लेकिन अब आप खुद ये जनगणना कराने जा रहे हैं, जो ये दिखाता है कि आपने समाज के उन लोगों की मांग को सुना है जो लंबे वक्त से हाशिए पर हैं। तेजस्वी ने कहा कि जाति जनगणना कराने का फैसला हमारे देश में समानता लाने की यात्रा में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि सम्मान का, सिर्फ गणना का नहीं बल्कि सशक्तिकरण का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए, जिनमें निजी क्षेत्र में आरक्षण, अनुबंधों में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आनुपातिक आरक्षण, लंबित मंडल आयोग की सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन शामिल है। तेजस्वी ने अपने पत्र के अंत में कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार अब एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस डेटा का इस्तेमाल प्रणालीगत सुधारों के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जाएगा या ये कई पिछली आयोग की रिपोर्टों की तरह लेखों के धूल भरे भंडार तक ही सीमित रह जाएगा। तेजस्वी ने सरकार से जाति जनगणना को लेकर सवाल किए हैं, तो सवाल मणिपुर को लेकर भी उठ रहे हैं। मणिपुर में हिंसा को 2 साल पूरे हो गए। 3 मई 2023 को कुकी मैतेई समुदाय के बीच शुरू हुए टकराव ने पूरे राज्य को अशांत कर दिया। मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, लेकिन हालात अब तक नहीं बदले और अब 2 साल पूरे होने पर कुकी मैतेई समुदाय के लोगों ने बंद का आह्वान किया है। तो हिंसा के 2 साल बाद अब क्या है मणिपुर का हाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर में हिंसा को आज यानी 3 मई को 2 साल पूरे हो गए हैं। पिछले 2 साल से राज्य के लोगों ने सुकून की नींद नहीं ली। कभी किसी का घर फूंक दिया गया तो कभी किसी पर हमला कर उसकी जान ले ली गई। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 70,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इन सभी घटनाओं ने पूरे देश में मणिपुर को लेकर चिंता पैदा कर दी। 2 साल बीत जाने पर भी प्रदेश में हालात नहीं बदले।
हिंसा के 2 साल पूरे होने पर मणिपुर में लगभग सभी जगह बाजार, दुकानें और स्कूल कॉलेज बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। सार्वजनिक गाड़ियां भी सड़कों से नदारद रही और प्राइवेट ऑफिस भी बंद रहे। कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भी कुकी आबादी वाले इलाके में बंद बुलाया है। कुकी समुदाय ने अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग को लेकर डे ऑफ सेपरेशन मनाया। वहीं मैतेई संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने भी लोगों से सभी गतिविधियां बंद रखने की अपील की। हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्ती जुलूस भी निकाला जाएगा। राज्य में तनाव बढ़ने की आशंका के चलते सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। उन्होंने इम्फाल, चुराचांदपुर और कंगपोकपी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मणिपुर की जनता को इंतजार है कि राज्य के हालात कब सही होंगे और वो अपने घर वापस लौट सकेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात के दौरान उन्होंने यही मांग की थी। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन अब राष्ट्रपति शासन से भी लोग असंतुष्ट हैं और राज्य में चुनी हुई सरकार के गठन की मांग उठ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मणिपुर में आखिर शांति कब आएगी। मणिपुर हिंसा को लेकर पूरा देश चिंतित है। वहीं गुजरात के गोधरा मामले का जिक्र आज भी लोगों के अंदर आक्रोश भर देता है। इस घटना के लिए 31 लोग दोषी ठहराए गए। उन्हें कोर्ट ने कड़ी सजा भी दी और अब इसे लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने जीआरपी पुलिसकर्मियों को भी कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने तीखे स्वर में कहा कि अगर आपने ड्यूटी की होती तो 2002 का यह हादसा टल सकता था। तो क्यों पुलिसकर्मियों पर भड़का हाईकोर्ट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात के गोधरा मामले में हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस घटना को लेकर जीआरपी पुलिसकर्मियों से कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर ये पुलिसकर्मी दूसरी ट्रेन पकड़ने और अहमदाबाद लौटने के बदले अपनी ड्यूटी के मुताबिक साबरमती एक्सप्रेस में सवार होते तो गोधरा स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगाए जाने की घटना को रोका जा सकता था। लेकिन उन्होंने रजिस्टर में फर्जी एंट्री की और शांति एक्सप्रेस से अहमदाबाद लौट गए। दरअसल 9 सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी कर्मियों ने अहमदाबाद हाईकोर्ट में अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। 27 फरवरी 2002 को इन सभी कांस्टेबलों की साबरमती एक्सप्रेस में गश्त करने की ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन ट्रेन के लेट होने के कारण ये सभी दूसरी ट्रेन से पहले ही अहमदाबाद लौट गए और उसी दिन गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में हिंसक भीड़ ने आग लगा दी। इस घटना में इस कोच में सफर कर रहे 59 यात्रियों की जान चली गई। इसमें ज्यादातर कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। मामले में जांच के बाद गुजरात सरकार ने इन सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और बाद में सेवा मुक्त भी कर दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की। लेकिन हाईकोर्ट ने भी साफ कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही और असावधानी दिखाई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन्हें इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने लापरवाही दिखाते हुए शांति एक्सप्रेस से सफर किया। अदालत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल न करना बेहतर मानती है। दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं। गोधरा मामले को लेकर हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की तो चिंता प्रेस की आजादी को लेकर भी जताई जा रही है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में बताई जा रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर इंटरनेशनल एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को लेकर भी चिंता जाहिर की गई और कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। देखिए ये रिपोर्ट। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर पेरिस के इंटरनेशनल एनजीओ RWB यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट जारी की। इस इंडेक्स में 180 देशों के सर्वे में हिंदुस्तान को 151वां स्थान मिला। कांग्रेस ने इस रैंकिंग पर चिंता जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस हर निडर पत्रकार के साथ है जो सच को दबाने के खिलाफ लड़ रहा है। भारत की गिरती रैंकिंग बीजेपी शासन में अभिव्यक्ति की आजादी के शरण को दर्शाती है। यह स्थिति लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमले का प्रमाण है। कांग्रेस ने एक अखबार के कटआउट के साथ यह भी जिक्र किया कि 2023 में भारत 161वें स्थान पर था। रिपोर्ट में भारत में पत्रकारिता की स्थिति पर चिंता जताई गई है, जिसमें मीडिया स्वामित्व का केंद्रीकरण और आर्थिक दबाव को बड़ा खतरा बताया गया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि उद्योगपति गौतम अडानी के स्वामित्व वाले 70 से ज्यादा मीडिया संस्थानों के 80 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो मीडिया की बहुलता को खतरे में डालता है। भारत में 1 लाख से ज्यादा न्यूज़पेपर, 36,000 साप्ताहिक पत्र और लगभग 380 न्यूज चैनल्स हैं। फिर भी पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने इस स्थिति को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा का संकल्प दोहराया। हालांकि भारत की यह रैंकिंग नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से नीचे है। नॉर्वे सूची में शीर्ष पर है, जबकि इरिट्रिया सबसे निचले पायदान पर। भूटान, पाकिस्तान, तुर्की
रूस, चीन और उत्तर कोरिया भारत से पीछे है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर आज लैंडिंग के समय बड़ी दुर्घटनाग्रस्त होते हुए बच गया। जहां पर वो लैंड कर रहा था उसी जगह पर नीचे 3 टप्पड़ रखे हुए थे, जो हेलीकॉप्टर की तेज हवा के साथ में उड़ना शुरू हो गए। गनीमत रही कि वो 3 टप्पड़ थोड़ी दूरी पर थे। अगर वो पास में होते तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हेलीकॉप्टर में सीएम नीतीश कुमार सवार थे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रशासन अपने सीएम की सुरक्षा भी ढंग से नहीं कर सकता, उससे आम जनता की सुरक्षा की क्या उम्मीद की जा सकती है। खैर, इससे ये तो साबित हो गया कि सुशासन बाबू सिर्फ नाम के सुशासन बाबू। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अब देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।